हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी बेसिकली जो फिजिक्स प्रिंसिपल है उनको अप्लाई करके जो आप डिवाइसेस बनाते हैं, जो सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। जो फिजिक्स है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है। कई बार जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिजिक्स को डेवलप कर सकती है। फॉर एग्जांपल 18वीं शताब्दी में जब स्टीम इंजन के ऊपर रिसर्च चल रही थी तो वहाँ से फिजिक्स की जो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, तो वो डेवलप्ड हुई। जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लॉज हैं तो उन पे आधारित है वायरलेस कम्युनिकेशन। आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं। सबसे पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी जो मोबाइल और कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा एक्सरेज के बारे में आप सब जानते हैं, एक्सरे आपने करवाया होगा, तो वो भी फिजिक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो ब्रांच है वो उससे रिलेटेड है। गामा रे जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके अलावा जो वायरलेस कम्युनिकेशन में, यानी कि हम जो मोबाइल यूज करते हैं, तो आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी जो अच्छे मोबाइल हैं वो भी सस्ते होते जा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो बात है इसके पीछे वो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जो फिजिक्स है वो साइंटिस्टों को सबसे अच्छी समझ में आई है। और उसमें जो सेमी कंडक्टर जो फिजिक्स है, सेमी मटेरियल जो यूज होता है सिलिकॉन, तो उसने सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज किया है इस ब्रांच को। 1933 में ग्रेट फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा था कि हम एटम से एनर्जी नहीं ले सकते। बट 1938 में हॉर्न और मैटनर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बम्बार्डमेंट किया न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, उसको तोड़ा और उन्होंने एटम से एनर्जी गेन की। संसार में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज हैं। उसमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरह की वीक फोर्स है, बट काफी इंपॉर्टेंट फोर्स है। संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट होगा तो मास होगा ही, तो उसकी वजह से, मास की वजह से जब दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेज। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, यानी उनका जो मास होता है, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी है, यदि कोई पार्टिकल होगा तो उसका मास होगा, उसकी वजह से जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स मीन ये फोर्स अर्थ पे भी एग्जिस्ट करती है। आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओगे वहां भी ये फोर्स लगेगी, किसी दूसरी गैलेक्सी में भी ये फोर्स लगेगी। सो इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स। अर्थ अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट है उन पे जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम कहते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। तो आप अर्थ के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसको छोड़ देंगे तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, आप देखिए अर्थ और
यदि मैं इस चौक को ड्रॉप करूं, अर्थ और चौक के बीच में, अर्थ के सरफेस से चौक की जो डिस्टेंस है वो होगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर, तो जो चौक है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब मून देखिए कई लाख किलोमीटर दूर है अर्थ से, तो अर्थ जो है वो मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। जो सन है वो आप देखिए, सन और अर्थ के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है शायद। तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ये फोर्स लग रही है। और जो गैलेक्सी है वो भी, जो स्टार है जैसे सन है, तो वो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही थी। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी ये कई लाख किलोमीटर दूर तक भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पे एग्जैक्ट करते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्टार, कोई तारा जब बनता है, कोई प्लेनेट बनता है, तो उसके बनने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेज हैं, वो एक दूसरे से दूर भाग जाती। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, अर्थ ही फॉर्म नहीं होती तो एटमॉस्फेयर तो कहाँ से आता, तो लाइफ ही नहीं होती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। आल्सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल। मान लो मैं यहाँ पे एक पार्टिकल ले लूँ जिसका मास है m1, एक पार्टिकल ले लूँ जिसका मास है m2, तो दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी, ऐसा नहीं होगा इधर हो जाए इधर हो जाए। इट एक्ट अलोंग द लाइन। एंड ऐसी जो फोर्सेज हो जो दो पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगती है, ऐसी फोर्सेज को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। एंड वी कैन एक्सप्लेन मोशन ऑफ मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन with the help of gravitational force. It is weak force. It is weak. In fact, weakest force. जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें ये सबसे वीक है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वेल, सेकेंड फंडामेंटल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने देखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो तो मास की वजह से थी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एक और प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की जिसको हम कहते हैं चार्ज। तो जो चार्ज जब किसी पार्टिकल को होता है उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी वीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। यदि चार्ज सपोज दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो फोर्स होगी रिपल्सिव। यदि चार्ज अनलाइक हैं, मान एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो फोर्स होगी अट्रैक्टिव। इट एनालाइज द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में देख सकते हैं। जब हम किसी धागे को खींचते हैं तो उसमें जो टेंशन आती है दैट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्प्रिंग जो फोर्स होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जो नॉर्मल फोर्स है, अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है, सपोज ये बुक रखी है और मेरा हाथ इसको सपोर्ट कर रहा है। अब इस बुक पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो आप देखिए अर्थ का मास कितना ज़्यादा है, तो वो अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो लग रही है नीचे की तरफ, और मेरा हाथ इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो है ऊपर की तरफ। तो मेरे हाथ ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई है इस बुक के ऊपर दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, वो फंडामेंटल फोर्स है। और दूसरी फंडामेंटल फोर्स जो मेरे हाथ ने बुक पे लगाई है
वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होती तो जो एटम है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, एटम एग्जिस्ट नहीं होता तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, और मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो फिर लाइफ भी नहीं होती। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्स है। इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करती है। हम 11th में पढ़ेंगे बाद में चैप्टर्स मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो वो भी किस फोर्स की वजह से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था बुक का, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मेरा हाथ इस बुक को सपोर्ट नहीं कर पाता और जो बुक है वो अर्थ की तरफ जाती। इवन हमारा जो खुद का जो शरीर है, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती या सपोज उसके कंपैरेटिव होती, तो उस केस में भी हमारा जो शरीर है वो क्रम्बल कर जाता और हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है बेसिकली ये इस तरह की फोर्स है जिसके बारे में अभी साइंटिस्टों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी कम है। ये फोर्स चार्ज के इंडिपेंडेंट है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है। अब न्यूक्लियस नहीं होता तो एटम भी नहीं होता, एटम नहीं होता तो मॉलिक्यूल नहीं होता, तो ये फोर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स भी है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इट इज़ द फोर्स दैट बाउंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। तो इस फोर्स की रेंज केवल न्यूक्लियस तक ही सीमित है। न्यूक्लियस का साइज होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी उससे 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस तक ही सीमित है। जो न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी एग्जिस्ट करती है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। फोर्थ फंडामेंटल फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। इसमें बेसिकली जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, जिसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनसे जब बीटा पार्टिकल बाहर आते हैं, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज बीटा नेगेटिव पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इज बीटा पॉजिटिव डीके। तो इसमें जो बीटा डीके में जब ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं तो इसके साथ कुछ और पार्टिकल भी बाहर आते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनोज। तो ये जो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन आपस में जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। पर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इतनी ज़्यादा वीक भी नहीं है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी वीक है। बेसिकली जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे वीकर है। इसकी रेंज, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻16 मीटर रेंज तक काम करती है। इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रिनोज एंड इलेक्ट्रॉन। ये एक टेबल बनाई है जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उनको उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, उनकी रेंज और जिस पार्टिकल के बीच में ऑपरेट करती है उनको लेके
Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fwn वीक न्यूक्लियर फोर्स, Fem इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यदि हम इसको 1 लें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 1/100 टाइम्स वीक होगी, यानी 10⁻⁻²। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻13 टाइम इससे वीकर होगी स्ट्रॉन्ग फोर्स से। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स वीकर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। कुछ लोग 38 भी लिख देते हैं। बेसिकली 10⁻38 -39 आप लिख सकते हैं। रेंज जो है वो इसकी इनफाइनाइट है ग्रेविटेशनल फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसकी भी इनफाइनाइट रेंज है। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। ग्रेविटेशनल फोर्स संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक्जेक्ट करते हैं एक दूसरे पे। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्सेप्ट होती है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन इज ए कंबाइंड नेम फॉर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एग्जिस्ट करती है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी फिजिक्स के लॉ जब हम पढ़ेंगे, जब हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो कंजर्व रहेंगी, यानी जो सिस्टम है वो चलेगा और वो जो क्वांटिटीज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि मान लो कोई फिनोमिना हो रहा है तो जो फिनोमिना उससे पहले जो सिस्टम की टोटल एनर्जी थी और फिनोमिना के बाद जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो लॉज हम जिसकी बात कर रहे हैं इनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम जब भी आप देखोगे जो प्रोसेस होगी उसमें हर बार ये जो एनर्जी है ये हमेशा कंजर्व होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप देखेंगे जब किसी सिस्टम पे नेट एक्शनल फोर्स 0 होगी, यदि एम एक्शनल 0 होगा किसी सिस्टम पे तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा और यू कैन से इट इज कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि कोई सिस्टम रोटेट नहीं करेगा तो मीन्स उसके ऊपर एक्शनल टॉर्क, ये टॉर्क फोर्स ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। यदि टोटल एक्शनल टॉर्क 0 होगा तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है एल वो कंजर्व होगा। और एक रिलेशन आइंस्टीन ने दी थी, मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो जब भी कोई प्रोसेस होती है सपोज उसमें m मास डिसअपियर हो गया तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इज इक्वल टू mc स्क्वायर वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर।